अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 एटम की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जो मुख्तसर सवाल हैं या जो अहम पॉइंट हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और वहाँ से हम मुख्तसर सवालों को पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है वो है एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। यानी एटम, सवाल ये बनेगा कि एटम क्या होता है या एटम से क्या मुराद है या एटम किसे कहते हैं। तो जवाब है एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। अगला सवाल है जो हाईलाइट मैंने हिस्सा किया है वो ये है कि एटम्स मज़ीद छोटे ज़रात इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनते हैं। एटम का मरकज़ी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एटम का मरकज़ी हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? एटम का मरकज़ी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि एटम का दरमियानी हिस्सा, एटम के अंदर का हिस्सा। जैसे अंडे के अंदर जर्दी होती है, उसी तरह अंडा और एटम इन दोनों का डिज़ाइन आपस में मिलता जुलता है। अंडे के दरमियान में जर्दी होती है, इसी तरह एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। एटम मज़ीद छोटे ज़रात इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनते हैं। यानी कि एटम खुद छोटे से छोटा ज़रा नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी छोटे ज़रात होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जिस पे मनफी चार्ज होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से उनको न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। एटम छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। छोटे से छोटा ज़रा इस तरीके से है कि वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता, लेकिन इसके अंदर मज़ीद छोटे ज़रात भी मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में जो ज़रात पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। सवाल बनेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है। जैसे P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की निस्बत 1837 गुना ज़्यादा होता है। सवाल बनेगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की निस्बत कितना ज़्यादा होता है? तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की निस्बत 1837 गुना ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे Z से ज़ाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर की तारीफ़ करें, एटॉमिक नंबर की तारीफ़ बयान करें। इन सारे सवालों का जवाब है कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं बल्कि प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे Z से ज़ाहिर करते हैं। ये दूसरा सवाल भी बन सकता है कि एटॉमिक नंबर को किस से ज़ाहिर करते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि मास नंबर। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ इसका मास नंबर कहलाता है। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ इसका मास नंबर कहलाता है। इसे A से ज़ाहिर करते हैं।
एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ, यानी जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उसका टोटल मास नंबर कहलाता है, और इसे हम ए से जाहिर करते हैं। इसका सिंबल ए लिखा जाता है, जैसे ये मास नंबर के आगे ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। अगला सवाल है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के रास्तों को शेल्स कहते हैं। शेल्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के रास्तों को शेल्स कहते हैं। या शेल्स से क्या मुराद है, शेल्स की तारीफ करें। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के रास्तों को शेल्स कहते हैं। ये खाली जगह भी बन सकती है, एमसीक्यू भी बन सकता है, मुख्तसर सवाल भी बन सकता है। शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, यानी अगर शेल आ जाए या एनर्जी लेवल आ जाए तो एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक ही चीज़ होती है, शेल और एनर्जी लेवल। इन शेल्स को KLMNOP और Q वगैरह का नाम दिया जाता है। K पहला शेल है। शेल्स के जो नाम होते हैं वो KLMNOP और Q वगैरह इस तरह के नाम रखे जाते हैं, और जो पहला पहला शेल होता है वो K शेल होता है। उस पहले शेल को K शेल कहा जाता है। उसके बाद वैलेंसी किसे कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो एक एटम खारिज करे, हासिल करे या इश्तिराक करे, उसकी वैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो एक एटम खारिज करे, हासिल करे या इश्तिराक करे, उसकी वैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बाज़ औक़ात एटम खारिज कर देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या दो निकल जाएंगे, या इसी तरह जज़ब भी हो जाते हैं। किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ आ जाएंगे, उसमें जज़ब हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, जो हासिल करता है या छोड़ता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है उसको उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? मुस्बत या मनफी चार्ज का हामिल एटम आयन कहलाता है, यानी कि ऐसा एटम जिस पे कोई चार्ज मौजूद हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर चार्ज मौजूद होगा तो उस एटम को हम आयन कहेंगे। अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर हम उसको आयन भी नहीं कहेंगे। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स की तारीफ बयान करें। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? इस सब का जवाब है कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है और इस एलिमेंट या कंपाउंड की तमाम खसूसियात को ज़ाहिर करता है। जैसे हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता, उसी तरह मॉलिक्यूल जो है ये एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़रा होता है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है और इस एलिमेंट या कंपाउंड की तमाम खसूसियात को ज़ाहिर करता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। कीमियाई फार्मूला। जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या इस तरह कंपाउंड, इन चीज़ों को साइंस की ज़बान में लिखा जाता है, केमिस्ट्री की ज़बान में लिखा जाता है, उसको कीमियाई फार्मूला कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल को सिंबल्स और वैलेंसीज की शक्ल में बयान करने को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। जैसे पानी है तो पानी को H2O लिखा जाता है, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसी तरह हर मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला होता है।
किसी मालिक्यूल को सिंबल्स यानी अलामात और वैलेंसीज की शक्ल में बयान करने को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। कीमियाई फार्मूला लिखना यानी कीमियाई फार्मूला लिखा कैसे जाता है, कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीका बयान करें। कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीका क्या है? किसी एलिमेंट के मालिक्यूल का कीमियाई फार्मूला इसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे अदद लिखकर जाहिर किया जाता है। किसी एलिमेंट के मालिक्यूल का कीमियाई फार्मूला इसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे अदद लिखकर जाहिर किया जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन का N2 लिखा हुआ है, ओजोन का O3 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के 3 एटम, ये एटम्स की तादाद होती है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और इसके Cl2 का मतलब है कि क्लोरीन के 2 एटम है, N2 का मतलब है नाइट्रोजन के 2 एटम। तो इस तरह से इनका केमिकल फार्मूला या कीमियाई फार्मूला लिखा जाता है। आयोनिक कंपाउंड के कीमियाई फार्मूले बनाना। जब कोई मुस्बत आयन यानी कैटायन किसी मनफी आयन यानी एनायन को कशिश करे तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ये सवाल है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है? जब कोई मुस्बत आयन यानी ऐसा आयन जिस पे मुस्बत चार्ज हो, मुस्बत आयन जिसको कैटायन कहा जाता है, किसी मनफी आयन जिसको एनायन कहा जाता है को कशिश करे, मुस्बत कशिश करे मनफी को, तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है? जब कोई मुस्बत आयन किसी मनफी आयन को कशिश करे तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। फिर बात आ जाती है कानून मुस्तकिल तनासब, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तनासब किसी शय में एटमों की किस्म और तादाद को जाहिर करता है। 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ प्रोस्ट ने कीमियाई कंपाउंड्स की तरकीब का मुताला किया और कानून मुस्तकिल तनासब पेश किया। साइंसदान का नाम है जोसेफ प्रोस्ट। इस कानून के मुताबिक किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसां होती है, चाहे इसे किसी तरीक़ा से भी बनाया या हासिल किया जाए। किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसां होती है, चाहे इसे किसी तरीक़ा से भी बनाया या हासिल किया जाए। पानी को बहुत से ज़राए से हासिल किया जा सकता है, दरिया, कुआं, समुंदर वगैरह, लेकिन इसकी तरकीब हमेशा यकसां होती है। पानी H2O के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ये जो अजीब से ये बैठे हुए हैं साइंसदान साहब, ये फरमाते हैं कि किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसां होती है, चाहे इसे किसी तरीक़ा से भी बनाया या हासिल किया जाए। यानी कोई भी कंपाउंड है, वो जिस तरीके से भी आपने उसको हासिल किया होगा उसका फार्मूला वही होगा, उसकी तरकीब हमेशा एक ही होगी। जैसे पानी है, चाहे वो समुंदर का पानी हो, दरिया का पानी हो, बारिश का पानी हो, कुएं का पानी हो, जो भी पानी हो, वो उसका फार्मूला हमेशा H2O होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तो पानी बनेगा। तो इसी तरह जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका फार्मूला एक ही होता है, चाहे वो जिस तरीके से भी जहाँ से भी हासिल किए गए हों, उनके फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी मशक हल करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।